दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो इतनी दर्दनाक और दिल को झकझोर देने वाली है कि कभी कभी लगता है कि क्या नियति ऐसे भी खेल खेल सकती है। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। फोन की घंटी बजते ही हर्षित और कनिका की नींद उचट गई। हर्षित ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। उधर की बात सुनते ही उसके मुंह से घबराहट भरा शब्द निकला, क्या? कनिका चौंक कर उसका चेहरा देखने लगी। साथ ही उसके चेहरे पर उभरे भावों को पढ़ने और फोन की बातें सुनने की भी कोशिश करने लगी। कुछ पल बाद हर्षित रिसीवर क्रेडल पर रखते हुए बोला, केशव का फोन था। माधव बहुत सीरियस है, हमें तुरंत लखनऊ चलना होगा। क्या हुआ उसे? कीर्ति कैसी है? अभी तक तो वो ठीक ठाक है, पर अगर भगवान न करे ऐसा कुछ हो, माधव को कुछ हो गया तो तुम समझ सकती हो कि कीर्ति की स्थिति क्या होगी। ऐसी स्थिति में उसके परिवार में एक अजीब संकट उत्पन्न हो जाएगा। कीर्ति का एक ही बेटा है, भगवान न करे ऐसा कुछ हो। कनिका ने पास लेटे वंश को देखा। उसके मन में वंश के प्रति असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई और उसने वंश को अपने सीने से भींच लिया। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। हर्षित लिहाफ से बाहर निकलने लगा। हालांकि वंश के प्रति एक पल के लिए उसके मन में भी असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई थी, जिसे उसने झटक दिया था। दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन में बैठते ही कनिका ने अपने मन में उठ रही भावना को हर्षित के सामने व्यक्त किया। अगर माधव को कुछ हो गया तो वे हमसे हमारे वंश को तो नहीं मांगेंगे ना? वंश पर अब उनका कैसा अधिकार? वंश अब तो हमारा बेटा है। हर्षित ने मानो कनिका को सांत्वना दी, पर कनिका को उसके शब्दों से संतोष नहीं हुआ। ट्रेन चलते ही कनिका धीरे धीरे अपने वर्तमान से दूर अतीत की ओर जाने लगी। अतीत के दृश्य उसकी आंखों के सामने सजीव होने लगे। लगभग 7 साल पहले कनिका की शादी हर्षित से अपने ही शहर दिल्ली में हुई थी। कनिका और हर्षित दोनों को ही बच्चों से बेहद लगाव था, इसलिए वे बच्चे के लिए बहुत उत्सुक थे। पर शादी के 2 साल बाद भी जब कनिका गर्भवती नहीं हुई, तब दोनों ने डॉक्टर से चेकअप करवाया। जांच के दौरान पता चला कि कनिका का गर्भाशय बिल्कुल अविकसित है और उसमें कुछ ऐसी कमियां भी हैं जो आज के विज्ञान के युग में भी दूर नहीं होंगी, जिसका सीधा सीधा मतलब था कि कनिका आजीवन प्रसव पीड़ा से वंचित रहेगी और बच्चे को जन्म नहीं दे सकेगी। कनिका पर इसका जबरदस्त आघात पहुंचा। वो खुद को अधूरी औरत मानकर गुमसुम रहने लगी। अब तो वो जब भी किसी मासूम बच्चे को देखती, उसके कोमल हृदय से दर्द का गुबार फूट पड़ता, जो आंखों के रास्ते आंसू बनकर बहने लगता। हालांकि ये जानने के बाद भी कि कनिका कभी मां नहीं बन सकेगी, हर्षित और उसके माता पिता ने कनिका को कभी उपेक्षित नहीं किया, बल्कि जब कभी कनिका अधिक दुखी हो जाती तब वे ही उसे समझाते, कनिका, तुम खुद को क्यों कसूरवार समझती हो? प्रकृति ने ही तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम इस स्थिति के लिए दोषी नहीं हो। ऐसे वक्त पर कनिका हर्षित और माँ की गोद में सिर रखकर सुबक पड़ती। पर मैं तो खुद को ही दोषी समझती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी बंजर धरती हूँ जो इस सोने आंगन में खुशियों का एक भी फूल नहीं खिला सकती। हर्षित भी दिन ब दिन गंभीर होती जा रही कनिका की स्थिति से चिंतित रहने लगा था। वो कनिका से बेहद प्यार करता था। कनिका उसके जीवन में खुशियों की बहार बनकर आई थी। हर्षित ने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उसके जीवन में ऐसी जीवन संगिनी आएगी जो उसके जीवन के हर अंग में प्यार और खुशियों का रंग भर देगी। शादी के चंद दिनों बाद से ही कनिका ने अपने व्यवहार से सबका मन मोह लिया था। अब कनिका के बगैर तो हर्षित जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब कनिका मुरझाए हुए फूल की भांति होती जा रही थी। एक रात जब हर्षित की नींद टूटी तो वो ये देखकर चौंक गया कि कनिका शून्य में निहारे जा रही थी और उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। कनिका, तुम अभी तक जाग रही हो? हर्षित ने उसे टोका तो वो चौंक गई। यूं ही नींद खुल गई थी। उसने कहा। हर्षित ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचा, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, कनिका, क्या हो गया है तुम्हें?
क्यों अपने आप को मार डालने पर तुली हुई हो? आखिर जब हमने तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं की, तो फिर तुम क्यों चिंता में रात दिन घुली जा रही हो? आप सब हमसे कोई शिकायत नहीं करते, ये आप सबकी महानता है। पर क्या मैं आप सबका दर्द नहीं समझती? क्या आप बाप बनना नहीं चाहते? क्या माजी बाबूजी नहीं चाहते कि उनके भी पोते पोतियां हों जो उन्हें दादा दादी कहें? कनिका सिसकने लगी। जो उनकी गोद में खेलें, जिनकी किलकारियों से इस घर का सूना आंगन गूंज उठे। हर्षित उसके आंसुओं को पोंछने लगा। इंसान तो बहुत कुछ चाहता है कनिका, पर यह जरूरी नहीं कि हर इंसान की हर चाहत पूरी हो ही जाए। खुद पर काबू रखो। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बच्चों के बगैर भी जी लेते हैं, पर आखिर आपका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, एक बात कह रही हूँ, आप मेरा मोह छोड़ दीजिए और आप दूसरी शादी कर। हर्षित ने उसके होठों पर उंगली रख दी। खबरदार, जो आज के बाद मेरी दूसरी शादी की बात निकाली तो मैं तुम्हारे बगैर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हर्षित ने उसे अपने सीने से लगा लिया। सिसकती हुई कनिका भी उसमें समाती चली गई। इसी तरह 1 साल और गुजर गया। फिर कनिका की छोटी बहन कीर्ति की शादी लखनऊ में केशव से हो गई। शादी के 3 महीने बाद ही कीर्ति गर्भवती हो गई। कीर्ति अति आधुनिक विचारों वाली युवती थी। वो जीवन को बिल्कुल मौज मस्ती के नजरिए से देखती थी। वो 3-4 सालों तक खूब मौज मस्ती, आराम और देश विदेश के सैर सपाटे सिर्फ और सिर्फ अपने पति केशव के साथ करना चाहती थी। अर्थात वो अपने और केशव के बीच अभी बच्चा नहीं चाहती थी। इसलिए लापरवाही के चलते गर्भवती हो चुकी कीर्ति ने गर्भपात कराने का फैसला किया। गर्भपात के लिए केशव भी राजी हो गया था। ये बात कीर्ति ने बातों बातों में फोन पर अपनी दीदी कनिका को बता दी। कनिका ने कीर्ति को ऐसा करने से तुरंत मना कर दिया और अगले ही दिन वो भागी भागी कीर्ति के पास पहुंची। कीर्ति, अगर तू अभी बच्चा नहीं चाहती तो ना सही, पर उसे मार मत, उसे मुझे दे दे। लेकिन दीदी, कीर्ति घबरा सी गई। अपनी इस अभागिन दीदी पर दया कर मेरी बहन। कनिका का स्वर भर्रा गया। मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ। अभी तुमने चंद दिनों तक ही अपने वैवाहिक जीवन का सुख पाया है, पर अपनी दीदी की खुशियों के लिए अपने जीवन के इन अनमोल क्षणों को 9 महीने के लिए मुझे सौंप दे कीर्ति। अपना बच्चा मुझे दे दे, मेरी सोनी गोद भर दे। कनिका अपना आंचल फैलाकर रो पड़ी। मेरे सोने आंचल में खुशियों की भीख डाल दे मेरी बहन। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं तेरे बच्चे को अपने कलेजे के टुकड़े की तरह रखूंगी। कीर्ति ने कुछ दूरी पर खड़े अपने पति केशव को प्रश्नवाचक नजरों से देखा। केशव ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। फिर कीर्ति ने अपने गर्भवती होने के 9 महीने बाद एक नन्हे मुन्ने सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, जिसे कनिका कुछ दिनों बाद अपने साथ ले गई। हर्षित और उसके माता पिता ने उस बच्चे को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। फिर तो उनके सोने घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगीं। उसे प्यार से सभी वंश पुकारने लगे। वंश को जन्म देने के 2 साल बाद कीर्ति फिर प्रेग्नेंट हो गई। वैसे तो कीर्ति अभी 1-2 साल और बच्चा नहीं चाहती थी, पर केशव के माता पिता के दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा। फिर उसने माधव को जन्म दिया। माधव का जन्म ऑपरेशन से हुआ था। ऐन वक्त पर कीर्ति और केशव ने आपस में परामर्श किया और कीर्ति ने ऑपरेशन करा लिया। इस बारे में बाद में जब केशव के माता पिता को पता चला तो उन्होंने इस बात पर बहुत बवाल किया, पर अब हो भी क्या सकता था। कनिका ने भी कीर्ति और केशव द्वारा जल्दबाजी में उठाए गए इस कदम पर गुस्सा व्यक्त किया था। कुछ दिनों बाद माधव को दौरे पड़ने शुरू हो गए। काफी डॉक्टर्स को दिखाया गया, लेकिन काफी इलाज के बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। तब कीर्ति और केशव को भी अपने फैसले पर अफसोस होने लगा। ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी तो कनिका अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। कुछ घंटों के सफर के बाद जब वे कीर्ति के घर पर पहुंचे, तब बाहर खड़े कुछ लोगों के आंसू भरे चेहरे और अंदर से दिल दहला देने वाली कीर्ति के रोने की आवाज से वे सब कुछ समझ गए। कनिका वंश को हर्षित के हाथों में थमाकर अंदर भागी।
कीर्ति पागल सी हो गई थी। कीर्ति के माता पिता और केशव उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। कनिका को करीब देखकर वो उससे लिपट गई। दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगीं। हर्षित उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। कनिका खुद पर काबू रखकर कीर्ति को सांत्वना देने लगी। तभी कीर्ति की नजर वंश पर गई तो एक पल के लिए उसके आंसू थम गए। उसने हर्षित की गोद से वंश को झपट लिया और उसे चूमते हुए फिर से रोने लगी। कनिका अपलक उन्हें देखती रही। अचानक वंश रोने लगा। केशव ने वंश को उससे ले लेना चाहा, पर कीर्ति ने मना कर दिया और उसे चुप कराने लगी। धीरे धीरे वंश चुप हो गया। हर्षित और कनिका की नजरें मिलीं और फिर झुक गईं। वक्त गुजरने लगा। कीर्ति धीरे धीरे सामान्य होने लगी। अब वंश अधिकतर कीर्ति के पास ही रहता। वो कीर्ति को पहचानने लगा था। हर्षित कनिका और वंश को कुछ दिनों के लिए कीर्ति के पास छोड़कर अपने घर चला गया था। इस दौरान घर में हर आने जाने और रहने वाला व्यक्ति वंश के संबंध में ये जिक्र जरूर करता कि वंश कीर्ति का ही बेटा है। इस तरह की बातें सुन सुनकर कनिका का दिल जोरों से धड़कने लगता और उसे घबराहट होने लगती। एक दिन हर्षित का फोन आया। उससे बात करने के बाद जब कनिका पलटी तब पास खड़ी कीर्ति ने उसे प्रश्न सूचक नजर से देखा। कल वो मुझे ले जाने के लिए आ रहे हैं कीर्ति, कनिका ने कहा तो कीर्ति उदास हो गई और बिस्तर पर सो रहे वंश को देखने लगी। एक बात कहूं दीदी, तुम वंश को कुछ दिनों के लिए मेरे पास छोड़ सकती हो क्या? कनिका बस उसे निरंतर देखती रही। कुछ दिन वंश के सहारे खुद को संभालने की कोशिश करूंगी, फिर उसे तुम्हारे पास खुद पहुंचा दूंगी। मैं इसके लिए जिद नहीं करूंगी। वंश पर तुम्हारा ही अधिकार है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं इसे छोड़ जाऊंगी। कनिका ने किसी तरह कह तो दिया, पर उसके मन में वंश के प्रति असुरक्षा की भावना फिर से जोर पकड़ने लगी थी। अगले दिन हर्षित आ गया। कनिका ने जब उसे कीर्ति की इच्छा के बारे में बताया तब वो भी सोच में पड़ गया। ऐसी स्थिति में इनकार करना भी तो ठीक नहीं होगा। वो सिर्फ इतना ही कह सका। हर्षित उसी दिन लौट जाना चाहता था, पर कीर्ति ने एक दिन के लिए उसे रोक लिया। रात के 10 बज चुके थे, पर केशव अभी तक घर नहीं लौटा था। वो किसी काम से बाहर गया हुआ था। हर्षित और कनिका कीर्ति के कमरे में बैठे उससे बातें कर रहे थे और केशव के आने की प्रतीक्षा भी। घर के लगभग सभी सदस्य सो चुके थे। उसी समय पास वाले कमरे से केशव की माँ की आवाज सुनाई दी। आजकल के लड़के लड़कियां बगैर लगाम के हो गए हैं। जो मर्जी में आता है वही करते हैं। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। दोनों बहुत मॉडर्न बन रहे थे। लो अब भूत तो ज्यादा मॉडर्न बनने का नतीजा। दुष्ट लड़की कहा करती थी कि पहला बच्चा अभी नहीं और दूसरा बच्चा कभी नहीं। ज्यादा चालाक बनने का यही नतीजा होता है। ये केशव के पिताजी की आवाज थी। अरे इनकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। माँ कह रही थी, पहला बच्चा पैदा करके बगैर हमसे कहे सुने अपनी बांझ बहन को दे दिया और अब खुद ही बांझ हो गई। हर्षित, कनिका और कीर्ति की नजरें मिलीं और फिर झुक गईं। मैंने तो सुबह केशव से साफ साफ कह दिया था कि अगर अपनी मॉडर्न बीवी को घर में रखना है तो वो कनिका दीदी से हमेशा के लिए अपना बेटा मांग ले, वरना उसे इस घर से हमेशा के लिए जाना होगा और तुझे दूसरी शादी करनी होगी। माँ चिल्ला रही थी। मैंने भी केशव से साफ साफ कह दिया है कि अगर इस बार उसने अपनी बीवी का पक्ष लिया और हमारी बात नहीं मानी तो मैं उसे अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। बहुत देर से थमा कीर्ति के आंसुओं का बांध टूट गया। कनिका ने उसे दिलासा दिया तो वो उसकी गोद में सिर रखकर सिसकने लगी। दीदी, हम दोनों के साथ कितनी अजीब बातें जुड़ी हुई हैं। तुम चाहकर भी किसी बच्चे को जन्म न दे सकी और मैंने ना चाहते हुए भी पहली बार तुम्हारे लिए और दूसरी बार अपने सास ससुर के लिए समय से पहले बच्चे को जन्म दिया, पर वो हमेशा हमेशा के लिए हमसे रूठ गया और अब स्थिति ये है कि मैं चाहकर भी माँ नहीं बन सकती, जबकि बच्चा ही अब मेरे सुखद भविष्य की गारंटी है। इसके बिना पता नहीं मेरा क्या होगा। दीदी, तुम माँ नहीं बन सकी। तुम्हें यही एकमात्र दर्द था,
तुम्हारे पति और सास ससुर फिर भी तुम्हारे साथ थे। वे तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं और समझते रहेंगे, क्योंकि वे महान हैं। पर मेरे भाग्य में इन खुशियों का अभाव है। केशव का व्यवहार भी माधव के जाने के बाद बदला बदला सा लग रहा है। वे मेरे लाख हितैषी सही, पर अपने माँ बाप से डरते भी हैं। शायद तभी आज वे भी तुमसे वंश को मांग लेने को कह रहे थे। पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कैसे तुम्हारी गोद को सूनी कर दूं? सूनी गोद का दर्द क्या होता है, ये मैंने अभी तो जाना है। कनिका की मनः स्थिति अजीब होती जा रही थी। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे क्या नहीं। कुछ देर बाद जब केशव आ गया, तब कनिका वंश को लेकर हर्षित के साथ अपने कमरे में आ गई। काफी देर तक दोनों बिस्तर पर लेटे शून्य में निहारते रहे। फिर हर्षित ने कहा, क्या सोच रही हो कनिका? हमें हमें वंश को कीर्ति के हवाले कर ही देना चाहिए। कैसे कर देना चाहिए? बहुत देर से थमा कनिका के आंसुओं का बांध भी टूट गया। मैंने उसे लेकर क्या क्या सपने देखे हैं। अरे जब मांगना ही था तो दिया क्यों था? तुम्हारी सूनी गोद भरते वक्त उस बेचारी को क्या पता था कि उसकी ही गोद सूनी हो जाएगी। आज उसका जीवन एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां से एक रास्ता उसके अंधकारमय भविष्य की ओर जाता है, तो दूसरे रास्ते में वंश एक उम्मीद की किरण बनकर दिख रहा है। यदि ये किरण उससे दूर हो गई तो हो सकता है कि आने वाले कल में उसे तलाक दे दिया जाए। फिर उसका क्या होगा? वैसे भी बंजर धरती को कौन पूछता है। कुछ पल के लिए रुककर उसने फिर कहा, जरा इस बात पर भी गौर करो कनिका कि कल को बड़े होने के बाद वंश को जब ये पता चलेगा कि यदि तुम उसे उसकी माँ कीर्ति को सौंप देती तो उसे जन्म देने वाली उसकी माँ का जीवन बर्बाद होने से बच जाता। ऐसी स्थिति में क्या तुम्हारे प्रति उसका सम्मान कम ना हो जाएगा? उसने तुम्हारे लिए अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में सींच कर तुम्हारी सोनी गोद भरी थी। आज वक्त का तकाजा कह रहा है कि तुम उसी के बेटे से उसकी सोनी गोद भर दो। वैसे भी तुम उसकी बड़ी बहन हो और बड़ी बहन माँ जैसी होती है। कनिका पास में लेटे वंश को आंसू भरी आंखों से निहारती रही। फिर बोली, माँ जी बाबूजी इस फैसले से नाराज हुए तो? वे असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी हैं कनिका। हमारे फैसले का वे खुले दिल से स्वागत करेंगे। तुम्हारे इस फैसले पर उन्हें तुम पर गर्व होगा। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक ऐसी माँ की गोद सुनी हो जाए जिसका बच्चा जीवित हो। सिसकती हुई कनिका कोई जवाब देने की बजाय वंश को अपने सीने में इस तरह छिपाने लगी मानो कोई उसे छीन लेगा। सुबह केशव और कीर्ति के साथ हर्षित और कनिका स्टेशन के लिए रवाना हो गए। ट्रेन ने जब सीटी दी तब कनिका हर्षित की बाहों से वंश को लेकर बुरी तरह चूमने और बिलखने लगी। कीर्ति, मेरी बहन, तेरी अमानत में हमेशा हमेशा के लिए तेरे हवाले कर रही हूँ। इसे संभाल कर रखना। कनिका वंश और उसके सामान से भरे बैग को कीर्ति की गोद में डालकर लगभग दौड़ती हुई चल चुकी ट्रेन में चढ़ गई। उसके पीछे हर्षित भी ट्रेन में चढ़ गया। सीट पर बैठते ही कनिका फिर से फफक उठी। हर्षित उसके आंसुओं को पोंछने लगा, पर उसकी खुद की आंखें भी छलक पड़ी थीं। जब कनिका और हर्षित खाली हाथ घर लौटे तो हर कोने में वंश की गूंजती किलकारियों का मौन सन्नाटा पसरा था। दरवाजे पर माँ-जी और बाबूजी खड़े थे। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, पर एक गहरा अथाह दुख तैर रहा था जिसने बिना कहे ही सब कुछ कह दिया था। माँ-जी ने कनिका को गले लगाया। उनके आंसू बह निकले। हमें पता है बेटी, तुमने ये फैसला क्यों लिया। यही सही था। पर हमारा आंगन फिर सूना हो गया कनिका। वो नन्हे से हाथ जो अब तक मेरी उंगली थामते थे, वो अब हमारे पास नहीं है। बाबूजी ने हर्षित के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज भर्राई हुई थी। तुम दोनों ने बहन का घर बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग किया है बेटा। बहू, हमें तुम पर गर्व है। तुम दोनों ने सिद्ध कर दिया कि असली परिवार धर्म क्या होता है। पर काश नियति इतना क्रूर खेल न खेलती। इस मौन टूटे हुए स्वागत ने कनिका को एहसास कराया कि वंश का जाना
सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे परिवार का सामूहिक दर्द था, जिसे सबने उसके त्याग का सम्मान करते हुए चुपचाप स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, क्या आपने त्याग की ऐसी पराकाष्ठा कभी देखी है? अगर हाँ, तो हम सबसे अपना अनुभव शेयर जरूर कीजिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको रोज ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने को मिलती रहें। नमस्कार।